पानी के ब्रिज के लिए फाउंडेशन तैयार करना, वह भी पानी से बचते हुए, वाकई में चैलेंजिंग टास्क है। आपको ओशन के पानी का भी प्रेशर मैनेज करना है और साथ में फाउंडेशन भी तैयार करना है, और छोटी सी भी गलती पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए पानी में भी हमें जमीन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और हमारा यहाँ पर टारगेट रहता है कि हमें बेड रॉक तक पहुँचना है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। यह एक मशीन है जिसका नाम है कोन पेनिट्रेशन डिवाइस। सबसे पहले इसको ओशन के सरफेस तक भेजा जाता है। मशीन से एक कोन टाइप शेप की रोड बाहर निकलती है, जिसको पेनिट्रेट किया जाता है सरफेस लेयर में। अब यह रोड 2 टाइप का डेटा कलेक्ट करती है। सबसे पहले कोन को पेनिट्रेट करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लेयर तक कोन पहुंचेगा तो मशीन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। साथ में कोन की टिप पर लगा सेंसर फ्रिक्शन को भी चेक करता रहता है। जब बेड रॉक की लेयर तक कोन पहुंचेगा तो यहाँ पर हाई फ्रिक्शन मिलेगा और हाई फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जिससे एक ग्राफ बनेगा जिसको रेजिस्टेंस ग्राफ बोलते हैं। और जैसे ही हमें हाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो इंजीनियर्स को समझ में आ जाएगा कि सरफेस से इतने नीचे खुदाई करने पर हमें बेड रॉक की लेयर मिल जाएगी, जिस पर हमें फाउंडेशन तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। इस कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में बस इतने ही एरिया का पता लग पाता है, जबकि ओशन के नीचे बेड रॉक की लेयर हर थोड़ी दूर में अलग अलग डेप्थ पर हो सकती है। इसके लिए एक टेस्ट और पॉपुलर है जिसका नाम है सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे। यह सिस्टम बोट पर ही लगा रहता है, जो मल्टीपल साउंड वेव पेनिट्रेट करता है, और दूसरी साइड में हाइड्रोफोन लगा रहता है इन वेव को वापस कलेक्ट करने के लिए। अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होगी वह उतनी ही ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। वेव कितनी डेप्थ तक जाकर आई है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हाइड्रोफोन कलेक्ट करता रहता है। इस सर्वे से एक सरफेस लेयर का डिटेल्ड मैप मिलता है एक बड़े एरिया का। यहाँ से फाउंडेशन बनाने के लिए बड़े बड़े शिप और क्रेन को ऑन साइट पर लाया जाता है। यह शिप जैसा दिख रहा है, इसको बार्ज बोलते हैं, जो पानी के ऊपर वर्कर्स के लिए एक बेस का काम करता है। पानी को हटाने के लिए एक टेम्परेरी डैम बनाते हैं जिसको कोफर डैम बोलते हैं, और इसको बनाने के लिए लॉन्ग सीट स्टील पाइल का यूज किया जाता है। इन स्टील पाइल को बेडरॉक के अंदर तक पहुंचाना है, जिसके लिए इन पाइल्स के ऊपर हाई प्रेशर से फोर्स लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो यह पाइल बेंड होने लगते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ अच्छी खासी होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टील पाइल एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और यदि कांस्टेंट फोर्स न लगाकर वाइब्रेशन के थ्रू फोर्स लगे तो हमारा काम बन सकता है। इसके लिए वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर मशीन को काम में लेते हैं, जिसकी वर्किंग ठीक एक रोड रोलर के वाइब्रेशन की तरह काम करती है। आप रोड रोलर की वर्किंग का वीडियो यहाँ से देख सकते हो। इस वाइब्रेटर में 2 शाफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, जिन पर वेट लगे रहते हैं, और इन्हीं वेट से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि इन शाफ्ट की स्पीड को कम ज्यादा करके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। एक कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक स्किल का होना और एक प्रोफेशनल स्किल के होने में बहुत फर्क है। हमारा 3D एनिमेशन के कोर्स में हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3D एनिमेशन टेक्निक्स बताई है, जिनके यूज से आप एक अच्छे लेवल पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, हर लेवल पर हमारा कोर्स आपको सपोर्ट करेगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपका मोस्ट वेलकम है हमारी 3D कम्युनिटी में। नाउ बैक टू द पॉइंट। जब स्टील शीट सरफेस में जाना स्टार्ट करेगी और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लेयर आने लगेगी, वैसे वैसे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है, ताकि स्टील शीट को बेड रॉक के अंदर तक पहुंचाया जा सके। इस तरीके से 1 बाय 1 शीट को बेड रॉक तक पहुंचाया जाता है। एक शीट को दूसरी शीट से परफेक्टली कनेक्ट करने के लिए टंग एंड ग्रूव इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म काम में लिया जाता है, और स्टील शीट से एक सर्कुलर शेप बनाया जाता है, जिसको कोफर डैम बोलते हैं। अब इस कोफर डैम से पानी को बाहर निकाला जाता है पंप की हेल्प से। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ सीट का जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है, इससे पानी लीकेज होने लगेगा, और पानी को हमें कंप्लीटली रोकना है फाउंडेशन बनाने के लिए। तो इस लीकेज को रोकने के लिए 2 मैकेनिज्म काम में लिए जा सकते हैं। सबसे पहले, यदि ओशन का सरफेस लेवल 6 मीटर डेप्थ से कम है तो यहाँ पर वाटर का प्रेशर कम होगा, तो फिर रबर गैस्केट और बिटुमिनस कोटिंग की हेल्प से जॉइंट्स को सील कर दिया जाता है और आगे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं ओशन का सरफेस 6 मीटर से ज्यादा है, लगभग 12 मीटर। तो इस कंडीशन में स्टील शीट की लेंथ ज्यादा होगी और पानी का प्रेशर भी ज्यादा होगा।
तो इस हाई प्रेशर में डबल सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो फिर डबल वाल कोफर डैम बनाया जाता है और इसमें आउटर वाल जैसे ही इनर वाल स्टील शीट से बनाई जाती है और इन दोनों वाल के बीच में मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को भरा जाता है। अब इस डबल वाल कोफर डैम से वाटर लीकेज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और एक पानी के प्रेशर को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी हो जाएगा। कोफर डैम बनाने के बाद डी वाटरिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है और जैसे ही पानी पूरा बाहर निकलेगा तो कोफर डैम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर बर्नौलीज के प्रिंसिपल को ध्यान में रखना था, जो हमें बताता है कि लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में फ्लो करता है और डैम से पानी निकालने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ओशियन का हाई प्रेशर इस डैम को तुरंत कोलैप्स कर देगा। इन सीट पाइल को सिक्योर करने के लिए ब्रेसिंग सिस्टम सेट किया जाता है और इनको सपोर्ट करने के लिए स्टील टाई रोड लगाए जाते हैं जो मैक्सिमम लेटरल प्रेशर को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में डीवाटरिंग की प्रोसेस चलती है और साथ में लेटरल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। डीवाटरिंग के बाद फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही डीवाटरिंग कंप्लीट होती है तो पाइल सीट के नीचे से पानी का रिसाव होने लगेगा, जिसका रीजन एक तो ओशियन का हाई प्रेशर है और दूसरा यदि स्टील पाइल पूरी बेडरॉक तक नहीं पहुंची तो भी पानी का रिसाव होने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट फाउंडेशन के साथ में ही स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की लेयर को क्लेम सेल बकेट एक्सकेवेटर से बाहर निकाला जाता है और बेडरॉक तक पहुंचा जाता है जहां पर फाउंडेशन तैयार करना है। यहां पर हमारा प्राइमरी टारगेट रहता है कि फाउंडेशन किसके लिए बनाया जा रहा है, किसी रोड या रेलवे के लिए या फिर ऑफशोर विंड टर्बाइन के लिए या फिर ओशियन लाइट हाउस के लिए। यदि इस फाउंडेशन पर बहुत ज्यादा लोड आने वाला है तो हमें इसको थोड़ा यहां से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसके लिए होलो स्टील पाइप्स को वाइब्रेटर की हेल्प से बेडरॉक के अंदर तक पेनिट्रेट किया जाता है और फिर ड्रिलिंग की हेल्प से पाइप के अंदर से रॉक को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में स्टील रीइंफोर्समेंट बार को सेट किया जाता है और फिर कंक्रीट से भर दिया जाता है। इस तरीके से कुछ पाइल फाउंडेशन बेडरॉक में तैयार किए जाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर अभी भी वाटर लीकेज स्टील सीट के नीचे से हो रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली पंप चलते रहते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। अब इस लीकेज को परमानेंटली सील करने के लिए कंक्रीट सील टेक्निक काम में ली जाती है। सरफेस पर रेगुलर पानी आ रहा है तो हमें पानी के साथ में ही कंक्रीट डालते हुए सील करना है। तो जनरली तो यह पॉसिबल नहीं है, पानी के साथ में यदि कंक्रीट डालेंगे तो वह मिक्स हो ही जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्रिमी मेथड को काम में लिया जाता है, जिसमें एक लॉन्ग स्टील ट्रिमी पाइप होता है जो सरफेस तक पहुंचता है, लेकिन इसका बॉटम सरफेस एक प्लग से सील रहता है। यह फेस पानी के अंदर रहता है, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर। ट्रिमी पाइप को इसलिए सील किया जाता है ताकि पानी पाइप के अंदर ना जाए, अदरवाइज फिर से वही कंक्रीट और सीमेंट पानी के साथ में मिक्स होने लगेगी। पाइप के ऊपर एक हॉपर लगा रहता है जिससे कंक्रीट को फिल करना स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हॉपर कंट्रोल्ड और रेगुलर कंक्रीट की सप्लाई करता रहे। जैसे ही पूरा पाइप कंक्रीट से फिल होता है तो प्लग पर प्रेशर आता है और झटके से प्लग दूर हो जाता है और हेवीली डेंस्ड कंक्रीट हॉरिजॉन्टली फैलना स्टार्ट हो जाती है और पानी को दूर करने लगती है। अब यहाँ पर कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है जिसके अंदर एंटीवाश एजेंट को मिलाया जाता है, जो इंश्योर करता है कि सीमेंट के पार्टिकल पानी में जल्दी से ना फैले। अब जैसे जैसे यहाँ पर कंक्रीट का स्लैब बनता जाता है, ट्रिमी पाइप को ऊपर उठाया जाता है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो पाइप का फेस कंक्रीट के अंदर की तरफ रहे और साथ में रेगुलर कंटिन्यूअस कंक्रीट का फ्लो चलता रहे। अदरवाइज यदि पानी को थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो वह कंक्रीट के साथ में मिक्स होने लगेगा और पूरे फाउंडेशन को खराब कर देगा। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नीचे पानी पड़ा है और ऊपर से आप कंक्रीट इसमें डाल रहे हो तो पानी कैसे मिक्स नहीं होगा। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास में एक जार है जिसमें शहद रखा हुआ है और इस शहद को मैं पानी में डालता हूँ ऐसे ही सीधा ही ऊपर से, तो जनरली कुछ टाइम बाद में शहद पानी के साथ में मिक्स हो ही जाएगा। लेकिन यदि मैं इस छोटे से पाइप के थ्रू शहद को इस ग्लास के बॉटम तक पहुंचा दूं सेम ट्रिमी मेथड जैसे, तो शहद की जो आउटर लेयर है वह पानी के कांटेक्ट में आएगी, बाकी पानी के कांटेक्ट में ही नहीं आएगी। तो वह पानी में मिक्स कैसे होगी?
और आप तब तक यहाँ पर शहद को पानी में डालते जाओगे जब तक शहद का एक मजबूत फाउंडेशन ना बन जाए। तो यहाँ पर आप शहद की जगह कंक्रीट समझ सकते हो जिसकी डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा है, और इस मेथड से यहाँ पर सक्सेसफुली वाटर को सील कर दिया जाता है। अब यहाँ से ब्रिज को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स्ड स्टील बार का फाउंडेशन तैयार किया जाता है। क्योंकि यह फाउंडेशन हमेशा पानी में रहता है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग मटेरियल को ही सिलेक्ट करना जरूरी है। जब पूरा स्केलेटन बनके तैयार हो जाएगा तो फिर इसके अंदर कंक्रीट को भर दिया जाता है। आफ्टर 30 डेज यह फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता है कि आप इस पर ट्रेन या रोड भी बना सकते हो। अब यहाँ से कोफर डैम का काम कंप्लीट हो जाता है तो इसको हटाया जाता है, लेकिन कंक्रीट सील बेस से यदि स्टील पाइप को हटाया गया तो फाउंडेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको कंक्रीट सील लेवल से कट कर दिया जाता है। कोफर डैम टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस है, ये 12 मीटर डेप्थ से ज्यादा नहीं जा सकते, तो फिर इसके लिए पाइल फाउंडेशन मेथड यूज किया जाता है जिसमें बड़े बड़े स्टील पाइप को वाइब्रेटरी ड्राइवर मशीन से ओशन के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है और फिर पानी को इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके बाद में स्टील रीइंफोर्समेंट बार को इसमें डालकर कंक्रीट से भर दिया जाता है। इससे भी एक मजबूत फाउंडेशन तैयार होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको केसन मेथड बोलते हैं। इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जमीन पर ही बना लिया जाता है और फिर पानी में डिप कर दिया जाता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के केसन काम में लिए जाते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से काम करती है। इन सभी मेथड को हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसा है तो आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो चैनल की मेंबरशिप के थ्रू। ऐसा एनिमेशन आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।